आज है 2 नवंबर सन 2025। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वादश तिथि विक्रम संवत 2082। नमस्कार, मैं अरमान, आप मेरे साथ देख रहे हैं आंचलिक खबरें। शुरू करते हैं देश और विदेश की 50 बड़ी खबरों की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 से 4 नवंबर तक 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर हैं, जहां वह 25वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगी और हरिद्वार के पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में चुनावी रैलियों और रोड शो के जरिए राज्य में होने वाले आगामी चुनावों के लिए प्रचार की कमान संभालेंगे, जिसमें पटना, आरा और नवादा में जनसभाएं शामिल हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के 70वें स्थापना दिवस पर विजन डॉक्यूमेंट 2047 जारी किया है, जिसमें 100 से अधिक औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना और 1 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य शामिल है। गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि नेपाली नागरिकों को यात्रा की अनुमति नहीं देने पर भारत की कोई भूमिका नहीं है और नेपाल भारत का करीबी पड़ोसी है, जहां लाखों नागरिक बिना वीजा के आवाजाही करते हैं। मध्य प्रदेश के रीवा में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अस्थिरता, अनिश्चितता, साइबर और अंतरिक्ष युद्ध जैसी तेजी से बदली भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए सेना को हर क्षेत्र में सतर्क रहने की बात कही। केरल भारत का पहला राज्य बन गया है जिसमें आधिकारिक तौर पर चरम गरीबी को मिटाने का ऐलान किया है, जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री विजयन ने की। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय मोहपात्रा ने कहा कि इस वर्ष सर्दी पिछले सालों की तरह सामान्य रहने की संभावना है। कड़ाके की सर्दी को लेकर चल रही चर्चाओं को खारिज किया। आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने बिहार चुनाव से पहले मतदाताओं से देश की परिस्थितियों को समझकर मतदान करने का आग्रह किया। साथ ही बंगाल की हिंसा और आईटी में ड्रग्स व धर्मांतरण के खिलाफ अभियान पर भी चिंता जताई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने केंद्र सरकार पर हिंदी भाषा थोपने और कन्नड़ की उपेक्षा करने का आरोप लगाया तथा प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य रूप से मातृभाषा में कराने के लिए कड़ा कानून बनाने की मांग की। प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव में राज्य को सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य और ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगातें दी। जीएसटी छूट के बाद अक्टूबर माह में जीएसटी कलेक्शन में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, जो 2 करोड़ रुपए के आंकड़े के करीब पहुंच गई है। आधार कार्ड से संबंधित नियमों में आज 2 नवंबर 2025 से कुछ बदलाव हुए हैं, जिसमें फ्री सर्विस से लेकर ऑनलाइन अपडेट तक की प्रक्रिया में संशोधन शामिल है। चीन ने सोने पर दी जा रही विशेष छूट को समाप्त कर दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप वैश्विक बाजारों में सोने के दाम महंगे होने की आशंका है। पेट्रोल और सीएनजी के विकल्प के रूप में बायोगैस से चलने वाली एक नई वाहन को बाजार में उतारा गया है। फास्टैग के लिए केवाईसी प्रक्रिया को अधिक सरल बना दिया है ताकि कार मालिकों को फोटो और वेरिफिकेशन की झंझट से मुक्ति मिले और उनका टैग ब्लॉक ना हो। भारत दक्षिण अफ्रीका आज रचेंगे इतिहास। 52 साल में पहली बार भारतीय महिला क्रिकेट टीम और दक्षिण अफ्रीकी टीम वर्ल्ड कप के फाइनल में आमने सामने होंगी, जो मैदान पर उतरते ही एक नया इतिहास रचेंगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टी20 मैच के लिए भारत की संभावित प्लेइंग 11 में कुलदीप यादव की जगह हर्षदीप सिंह को शामिल किए जाने की संभावना है। क्रिकेटर संजू सैमसन के साथ भारतीय टीम मैनेजमेंट के बर्ताव को लेकर पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। टेस्ट टीम से बाहर किए गए एक बल्लेबाज ने रणजी ट्रॉफी में गोवा के बाद केरल के खिलाफ भी लगातार दूसरा शतक जड़कर चयनकर्ताओं को अपने फॉर्म का करारा जवाब दिया है। भारत में इस 470 रन बना जो कि बैटर पर लगानी होगी लगाम। महिला वर्ल्ड कप का फाइनल जीतने के लिए भारतीय टीम को दक्षिण अफ्रीकी की उस बल्लेबाज को रोकना होगा जिसने टूर्नामेंट में 470 रन बनाए हैं और सेमीफाइनल में भी 169 रनों की बड़ी पारी खेली है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में देव उठनी एकादशी के अवसर पर बलुआ घाट को दियो से जगमग किया गया, जिसमें एक दिव्य और धार्मिक नजारा देखने को मिला। ज्योतिष के अनुसार प्रेम और वैभव के कारक शुक्र ग्रह में अपनी उच्च राशि तुला में प्रवेश करने के कारण 2 नवंबर 2025 को मालवीय राजयोग बन रहा है, जिससे वृश्चिक, कर्क और सिंह राशि वालों को विशेष लाभ मिलने की संभावना है। पश्चिम बंगाल में जगन्नाथपुरी पूजा के विसर्जन के दौरान हिंसा की खबरें सामने आई। हालांकि पुलिस और प्रशासन द्वारा स्थिति को काबू करने का प्रयास किया गया। महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन ने गठित वोट चोरी के मुद्दे को लेकर प्रोटेस्ट मार्च निकाला, जिसमें राज ठाकरे ने भी फर्जी वोटर लिखने पर कार्रवाई की बात कही। बहरीन के विदेश मंत्री अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल जियानी आज 2 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे, जहां वह भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय स्थिरता पर चर्चा करेंगे। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मांगरेटा 4 से 10 नवंबर तक इक्वाडोर, बोलिविया और क्यूबा की यात्रा पर जाएंगे, जिसका उद्देश्य दक्षिण सहयोग और विकास की दिशा में आपसी प्रतिबद्धता को मजबूत करना है। केंद्र सरकार ने एक नेपाली नागरिक को जर्मनी से बर्लिन की यात्रा से रोकने में भारतीय आवर्जन विभाग की किसी भूमिका से स्पष्ट रूप से इनकार किया।
भारत साल 2025 में अपनी वैश्विक कूटनीति को मजबूत करने के लिए क्वाड, SCO और ब्रिक्स जैसे समूहों के सक्रिय रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाना जारी रखेगा। हाल ही में संपन्न आसियान शिखर सम्मेलन में भारत को वैश्विक कूटनीति का बहुध्रुवीय ढांचे में एक सहयोगी ध्रुव के रूप में उभरने का अवसर मिला है, जहां संवाद और सहयोग पर बल दिया गया। विदेश में भारतीय नागरिकों के 4 पार्थिव शरीरों को वापस भारत लाने में एयरलाइंस को परेशानी हो रही है, क्योंकि वे मृतकों के असली पासपोर्ट की मांग कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ विरोधी राजनीतिक विज्ञापन के लिए माफी मांगी है, जिसके बाद दोनों देशों के व्यापारिक तनाव में कमी आने की उम्मीद है। कूटनीतिक प्राथमिकता भारत को वैश्विक कूटनीति में चीन और पाकिस्तान के साथ चल रही सीमा विवादों का समाधान सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए कूटनीतिक वार्ता के माध्यम से करना एक प्रमुख प्राथमिकता बनी रहेगी। भारत अपनी विदेशी नीति में अमेरिका और रूस दोनों महाशक्तियों के साथ संबंधों में संतुलन बनाए रखने को प्राथमिकता दे रहा है, जो देश के राष्ट्रीय हितों के लिए महत्वपूर्ण है। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुरक्षा विभाग को नाइजीरिया में संभावित सैन्य कार्रवाई की तैयारी करने का आदेश दिया है। ब्रिटेन के कैम्ब्रिजशायर में एक ट्रेन में चाकूबाजी की घटना सामने आई है, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं और पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। ताइवान में रक्षा मंत्रालय ने अपने क्षेत्र में आसपास चीनी सैन्य गतिविधियों में बढ़ोतरी की सूचना की है, जिससे क्षेत्रीय तनाव में वृद्धि हुई है। मिस्र ने गीजा के महान पिरामिडों के पास भव्य ग्रेट इजिप्शियन म्यूजियम का आधिकारिक रूप से उद्घाटन किया है, जिसने दुनिया का सबसे बड़ा पुरातात्विक संग्रहालय माना जाता है। ईरान ने हाल ही में घटनाक्रमों के खिलाफ अमेरिका और इजराइल के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है, जिसके मध्यम पूर्व में जंग की आशंका बढ़ गई है। केन्या के पश्चिमी रिफ्ट घाटी में मूसलाधार बारिश के कारण हुई भूस्खलन में अब तक मृतकों की संख्या 21 हो गई है, जबकि 30 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच 3 साल से चली आ रही जंग और तेज हो गई है। रूसी सेना ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हवाई और ड्रोन हमला किया है। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार और पाकिस्तान के बीच संबंध बहुत खराब स्तर पर पहुंच गए हैं, जिससे भारतीय कूटनीति के लिए एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हमास को दी गई लाइट वार्निंग पर हमास ने पलटवार करते हुए अपना आधिकारिक जवाब जारी किया है। बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना समेत जय बांग्ला ब्रिगेड से जुड़े 260 लोगों को सरकार उखाड़ फेंकने की साजिश के आरोप में फरार घोषित किया गया है। सैटेलाइट तस्वीरों का खुलासा हुआ है कि चीन ताइवान के पूर्वी तट पर वायु और नौसैनिक ठिकानों को मजबूत कर रहा है, जिससे राष्ट्रपति जिनपिंग के संभावित हमले की आशंका बढ़ी है। यूक्रेन ने रूस की दूजबा पाइपलाइन पर ड्रोन हमला किया, जिससे रूस से हंगरी और स्लोवाकिया को हानि होने वाली तेल आपूर्ति बाधित हुई है और यूरोप की ऊर्जा सुरक्षा का खतरा मंडराने लगा है। आज कर्नाटक उच्च न्यायालय से अनुमति मिलने के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS आज बेंगलुरु के चित्तापुर क्षेत्र में एक मार्च का आयोजन करेगा। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ DMK पार्टी ने आज चेन्नई के सभी सहयोगी दलों की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है, जिसमें राज्य के राजनीतिक और आगामी चुनाव की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। आंध्र प्रदेश के वेंकटेश्वर मंदिर में हुई दुखद भगदड़ के बाद अधिकारियों ने इस हादसे में मारे गए 9 पीड़ितों की पूरी सूची जारी की है, जिसमें पीड़ितों के बारे में और जानकारी दी गई है। तेलंगाना के जोंकुलांबा गढ़वाल जिले में एक सरकारी वेलफेयर हॉस्टल के 52 छात्र शुक्रवार रात भोजन करने के बाद फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए, जिसके बाद सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिजली सप्लाई ठप। हाल ही में आए चक्रवात मोंथा के कारण आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के कई हिस्सों में भारी तबाही हुई है, जिससे पेड़ गिर गए और व्यापक क्षेत्रों में बिजली की सप्लाई ठप हो गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। इसी तरह की खबर देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनी खबर आप तक। नमस्कार।